साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों हम सब टैक्स को प्लान करते हैं नहीं करते हैं? आप बताइए क्यों करते हो आप टैक्स को प्लानिंग? कि कम से कम जो है टैक्स देना पड़े। जब आप भारतीयों को ही उनका हक देना नहीं चाहते हो तो भारतीय पत्नियों को आप उनका वो हक जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है क्यों देना चाहते हो? क्यों ना आज हम कुछ ऐसा सीखें, ऐसा करें जिससे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने पैसों को बचा पाएँ। क्या आप जानते हैं हमारे देश में लोग चिंतित हैं टैक्स को लेके, पर चिंतित नहीं है मेंटेनेंस को लेके। साथियों अक्सर क्या होता है कि जब भी आपका और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट होगा और वाइफ जो है पीआर जाके बैठ जाएगी तो यूजुअली जो है वो कई मुकदमे आप पर करेंगी, उनको तो आप झेल लोगे, पर सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा जो आप पर वो करेगी वो होगा मेंटेनेंस क्लेम। वो आपसे लमसम भी मांग सकती है, वो आपसे इंटरिम भी मांग सकती है, वो आपसे पर मंथ बेसिस पे भी खर्चा मांग सकती है, वो आपसे वकील की फ़ीस तक मांग सकती है। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ? केस को लड़ोगे? केस को जो है कॉन्टेस्ट करोगे? लड़ लो शौक से। हासिल क्या होगा आपको? सिर्फ कोर्ट का एक आदेश जिसमें लिखा होगा कि आप पर मंथ अपनी पत्नी को इतना रुपया जो है दे दीजिए। आप मुँह लटका के जो है बाहर आ जाओगे, फिर अपने वकील के पास जाओगे, समाधान नहीं दे पाएगा, उससे बड़े वकील के पास जाओगे, फिर अपील डालते रह जाओगे और यही काम करते रह जाओगे। साथियों बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो। बी अश्योर फ्रॉम माई साइड, आप सिर्फ केस को लड़ रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सेट पैटर्न पे आ रही है पिटिशन और सेट पैटर्न पे जो हम जवाब दे रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है इसमें मुझे बताओ। भाई पत्नी लिख रही है कि भाई शादी हुई थी, आप कह रहे हो एडमिटेड। पत्नी कह रही है कि भाई इस तारीख को मैं घर से जो है निकाल दी गई, आप कह रहे हो कि निकालने नहीं गई है, छोड़ के गई है। ये कंट्रोवर्सी हल्की सी है, बाकी वो रह तो नहीं रही है ना, ये बात तो फैक्ट हो गया। वो कहते कि भाई दहेज के लिए हैरान परेशान किया, आप कहते हो नहीं किया। अब कोर्ट कहता कि ये साक्ष्य का विषय, पर अभी तो इंटरिम देना ही पड़ेगा। करोगे क्या? क्या प्लानिंग है आपकी? सिर्फ कमाना ही है, यही प्लानिंग है? प्रॉपर्टी बनानी है, यही प्लानिंग है? टैक्स सेव करना है, यही प्लानिंग है? अगर मेंटेनेंस प्लानिंग कर लोगे तो भारी भरकम मेंटेनेंस क्लेम से बच जाओगे। एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि 90% केसेस इंडियन कोर्ट्स में उन लोगों के चल रहे हैं जिन्होंने रात को जग कर पढ़ाइयाँ की थी, और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मीन्स जो लोग सैलरी से अर्निंग कर रहे हैं 90% केसेस उनके देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके विपरीत जो लोग बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके केस ना के बराबर हैं। और क्या आपको पता है कि अगर आप सैलरी पे हैं तो कोर्ट आपका भारी भरकम खर्चा बांध देगा अगर आप प्लान नहीं हो तो। और इसके विपरीत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी पत्नियों ने भी केस कर दिए, पर उन्होंने बहुत कम मेंटेनेंस जो है अपनी पत्नियों को दिया। उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे टू सेव द मेंटेनेंस। साथियों बेसिकली इसी को हम कहते हैं मेंटेनेंस की प्लानिंग, जो आपको आती नहीं है, ना आप करना चाहते हो, ना आप समझते हो, ना आप सीखते हो। मैं कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, अगर आपने उसको सिंसियरली ले लिया, अपने जीवन में उतार लिया, मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि इंडियन वुमेन आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हम लोग प्लान थोड़ी ना है, हम लोग केस को लड़ रहे हैं। जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो अपील। भाई ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेसिकली एक प्रतिकार है, पर उसका वे क्या है? जनरल है। उसने केस कर दिया, आप लड़ रहे हो, कोर्ट खर्चा बांध ही देगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, वो ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजी है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप मारे जाओगे। प्लान तो करना ही पड़ेगा आपको। और एक बात मैं कह दूं आपको, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा फेसबुक पर भी, कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो यूजुअली जो है मास्टर जी पूछते हैं बच्चों से कि बेटा तुम क्या करोगे? तो एक बोलता है कि मास्टर जी बनूंगा मैं आईएएस, एक बोलता है बनूंगा मैं आईपीएस, एक बोलता है बनूंगा मैं जज, एक बोलता है कि भाई मैं अच्छा इंजीनियर बनूंगा। तो लड़की से पूछता है कि भाई तुम क्या बनोगी? बोले मुझे नहीं पता भाई क्या बनना है, पर जो बेटर करेगा मैं उसकी जो है पत्नी में जरूर बन जाऊँगी। तो उसके माइंड में तो सेट है कि उसको कमाने का नहीं है, उसके माइंड में सेट है कि अगर मैंने पढ़ लिख भी गई तो होने तो मेरे हाथ पीले ही हैं। शादी जो है निभ गई तो ठीक है जी, नहीं निभी तो पैसा मांग लूँगी मेंटेनेंस के नाम पे। इंडियन सोसाइटी का एक सच है कि दहेज मांगना और दहेज को देना और लेना, क्लियर है, ये अपने आप में अपराध है और एक कुप्रथा है। और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इस विषय वस्तु के लिए बनाया गया था। पर आप जरा सोचिए कि डावरी मांगना, देना, लेना तो अपराध बना दिया सरकार ने, पर मेंटेनेंस मांगना, और बेसिकली ये एक एक्सटॉर्शन अमाउंट है, ये उद्दीपन करके लिया गया पैसा है, इसको प्राप्त करना, इसके लिए बार्गेनिंग करना, क्या ये अपराध नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जजों को दिखता नहीं कि लड़कियां साफ साफ हमें एक्सटॉर्ट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही हैं? पर चूंकि आप भी प्लान नहीं हो, उनको भी लगता कि भाई देना तो पड़ेगा,
तो फिर आप पर वो कार्रवाई करते हैं, और जब आप पैसा नहीं देते हो तो आपको जेल भी भेज देते हैं। इसलिए भाई प्लानिंग कर लो, प्लानिंग कर ली तो बच जाओगे, प्लानिंग नहीं करी तो मारे जाओगे। अब प्लानिंग करनी कैसे, क्योंकि बातों से काम नहीं चलेगा, जगना पड़ेगा। शादी से पहले अगर नहीं जगे तो मारे जाओगे। जिस कारण आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने हर पर्सपेक्टिव कवर किया है, चाहे आप सैलरी पे हो, चाहे आप बिजनेस से अर्निंग कर रहे हो, चाहे आप जो है प्रोफेशन से अर्निंग कर रहे हो, चाहे आपके अदर सोर्सेज से अर्निंग के मीन्स बाय रेंट। तो करना क्या है, कैसे बचाएं अपनी प्रॉपर्टी को और कैसे बचाएं अपने पैसे को। अगर अब भी नहीं जगे और आपने एक संकल्प ले लिया कि बाजार जाएंगे, टैटू खुदवाएंगे, माय वाइफ माय लाइफ, तो टैटू तो खुद जाएगा पर आपकी ज़िंदगी भी खुद जाएगी। दिमाग में सेट कर लेना इस बात को। वो आप पर केस करेगी, वहाँ कोई नहीं सुनेगा कि कितना प्रेम आप किए हो। कोर्ट बोलेगी भाई माल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है वो बताओ। नहीं बताओगे तो कोर्ट जो है कानूनी कार्रवाई करेगी। आप सबको मालूम है रजनीश बनाम नेहा का एफिडेविट देना है, आपको भी और आपकी वाइफ को भी। कोई फैक्ट छुपा लिया आपने और बाद में कोर्ट को मालूम पड़ा कि आपकी और प्रॉपर्टीज़ भी हैं और सोर्सेज भी हैं, तो अल्टीमेटली आप वहाँ मारे जाओगे। ये स्थिति वैसे ही है कि आप कमा रहे हो पर आपको लगता है कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकार हमारा क्या उखाड़ लेगी। पर सरकार की निगाह जो है आपके खातों पर है, सरकार को मालूम है आप क्या कर रहे हो, तो वो चाहती है कि आप ईमानदारी दिखा दो। अगर नहीं दिखाओगे तो मारे जाओगे। वैसी स्थिति यहाँ पर है कि इंडियन कोर्ट्स को मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पर जैसे ही मैटर पंच हो गया कि वाइफ कहते हैं कि भाई मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, मुझे हैरेसमेंट करा, मजबूरी में अलग रह रही हूँ, तो वहाँ पर इंडियन कोर्ट जो है जग जाएगी। वहाँ कोई नहीं बचा पाएगा आपको। आपकी समझ, आपकी अकल, आपकी प्लानिंग ही बचा पाएगी आपको। और एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए इस देश में, वो क्यों मारे गए, केवल विश्वासघात के अंदर। वो क्यों मारे गए, प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं थी। इसके विपरीत जो विदेशी आक्रमणकारी थे ये प्लान थे, एकजुट थे, इसलिए जो है जीत गए। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स हमारे माइंड में होनी चाहिए जिससे हम लड़ सकें, अपने राइट्स को हम सिक्योर कर सकें। साथियों, पहली बात आप जो है ध्यान रखिएगा कि जो पहला हमला जो है लड़कियों का होता है वो होता है हमारी प्रॉपर्टी की तरफ। क्लियर है बात ये, वो आपका पूरा प्रॉपर्टी देखकर, आपका पूरा घर बार देखकर शादियाँ करती हैं। हिंदुस्तान में बेसिकली एक कॉमन बात है जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि लड़की गरीब होगी आप ब्याह के ले आओगे। ये मानते हैं कि गरीब घर की लड़की है निभाएगी, पर अगर लड़का गरीब होगा तो शादी लड़की नहीं करेगी। क्लियर है बात ये। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पहली निगाह आपकी प्रॉपर्टी की तरफ है, वो पूरा आपका घर बाहर देखते हैं। इसलिए आपको एक फार्मूला वहां पर दिमाग में सेट कर लेना है। वो फार्मूला क्या है कि जो कुछ मेरा है वही तुम ले पाओगी, जो कुछ मेरा है वही तुम ले पाओगी। एक गाना भी तो आया था ना कि आज से घर मेरा अब तेरा हो गया। तो जो मेरा मेरा है ना, जो भगवान भी कहता कि मेरा मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। पर वो तेरा का मतलब ये नहीं कि वाइफ के नाम कर दें। तेरा का मतलब है कि हम प्रॉपर्टी किसी ऐसे के नाम रखें जो प्रॉपर्टी हमारी भी रहे, हमें नुकसान भी ना हो और वाइफ भी जो है प्रॉपर्टी ना छीन पाए। साथियों, बेसिकली आप एक बात ध्यान रखिएगा कि फैमिली ट्रस्ट इस समय एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है टू सेव योर प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि एक अलग पैन कार्ड होगा, एक अलग असेसी होगा जो होगा आपका ट्रस्ट। बेसिकली आपने क्या करा कि पोजीशन तो खुद रख लिया, पर मालिक किसको बना दिया आपने, फैमिली ट्रस्ट को। जहाँ मालिक जो है आपका फैमिली ट्रस्ट है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर लड़की अगर दावा करती भी है प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीन सकती। दूसरी बात है कि अगर कोई कंपनी आपकी है या आपके पास कोई LLP है, उसके नाम की प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, तो आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, केवल एक पजेसर हो। तो वहाँ पर लड़की आपसे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। ये एक वे है टू सेव योर प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी आपके माँ बाप के नाम पर है तो ऐसे सिनेरियो में लड़की यद्यपि ये कह सकती है कि एक शेयर हाउस होल्ड है, तो वहाँ पर चांसेस हैं 50-50। हालांकि एज अ मैटर ऑफ राइट वो सास ससुर की प्रॉपर्टी में नहीं रह सकती, पर तब भी वो राइट्स क्लेम कर सकती है। तो बेटर ये है कि हम एक बनाएं फैमिली ट्रस्ट इफ़ वी आर हैविंग अ सैलरी। और अगर हमारे पास एक बिजनेस है या प्रोफेशन है तो हम हमारी कंपनियों के नाम जो है प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर भी आप चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम कंपनी के नाम जो है ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो फिर आप वहाँ पर ट्रस्ट जो है क्रिएट कर लीजिए। डेफिनेटली 100% आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है आप सेव करने जा रहे हैं। अब आप लोग जगोगे नहीं, अरे कौन करे ये कार्यक्रम, कौन जो है इस पर ट्रस्ट बनाए, अरे बेकार बातें हैं, ट्रस्ट बना देंगे फिर डिसॉल्व करो, बहुत मुश्किल वाला काम है। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट बनाओ, पर जिसमें रह रहे हो, जो आपको सेव करनी है, कम से कम उस पर ट्रस्ट तो बनाओ। मालूम पड़ा कि लड़की ने केस कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी बिकवा दी, आप रोड पर आ गए और वो ले रही मजे। और कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि आपकी प्रॉपर्टी में लड़की रह रही है तसल्ली से, आपकी मौत हो गई, बेचारे आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको घर से बाहर निकाल देगी और प्रॉपर्टी बेच करती रहेगी। वो कोर्ट कचहरी पहुँच जाएंगे, वो कहेंगे भाई मेरा राइट है। तो बेसिकली ना मालिक बनना है आपको, ना मालिक बनने देना है अपनी वाइफ को बाय द वर्च्यू ऑफ सक्सेशन एड। अगर आपने ये कड़ी तोड़ दी तो डेफिनेटली वी विल हैव अ सक्सेस इन इंडियन कोर्ट्स एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न। क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात यह है कि जब भी रिश्ता देखने जाएं
एक बात दिमाग में सेट कर लो, लड़की को सारी प्रॉपर्टी अपनी बताओ, खुल के बताओ, पर उसको ये बात भी क्लियर कर दो कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास में है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी में तो फैमिली ट्रस्ट है, या बेसिकली प्रॉपर्टी जो है मेरे माता पिता के नाम पर है या उन्हीं के नाम पर रहेंगी। क्लियर है बात ये। अगर आपने ये बात का खुलासा कर दिया, शादी आपकी होगी नहीं। और अगर वो प्रेम करती है आपसे, वो चाहती है आपको, तो शादी करेगी, पर वो शादी होगी वास्तविक शादी, ना कि दिखावटी शादी। अदरवाइज तो क्या है, प्रॉपर्टी दिखा दिया आपने, उस समय तो बड़े खुश रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, निभ जाएंगे, हमको यही चाहिए। पर वास्तव में उन गिद्धों के निगाह क्या है, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की तरफ। तो प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो, प्रॉपर्टी बताओ, पर प्रॉपर्टी को सेव भी करते हुए चलो। जैसे हम आज कोई टोटका ना हो जाए हमारे ऊपर, हम नज़र ना खा जाए, तो हम जाते हैं ना दर पे बालाजी के, हम काला धागा बांधते हैं। क्लियर बात ये है, हम तिलक लगाते हैं, हम कोई ना कोई सेफ्टी करते हैं अपनी। क्यों करते हो? कि भाई आप नज़र ना खा जाओ। तो वही चीज़ तो हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को ये गिद्ध ना खा जाए, जिसके लिए हमने मेहनत करी है, रात को जगे हैं, पढ़ाइयाँ करी हैं, और खूब मेहनत से हमने जो है नौकरियाँ ली है। तो ये नौकरियों के तहत जो हमने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, जो अपना असेट क्रिएट किया है, उन असेट को ये गिद्ध लोग जो है ना खा जाए। इसलिए सेव योर प्रॉपर्टी। लोग कहते हैं सेव गर्ल्स, सेव वाटर, मैं कहता हूँ सेव प्रॉपर्टी। अगर सच्चे मर्द हो तो प्रॉपर्टी भी सेव करो। सिर्फ मर्द होने से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अगर शादी कर रहे हो काम वासना के लिए तो बेकार है, उससे पहले प्लान हो जाओ। तो प्लानिंग का पहला पार्ट क्या है? सेव योर प्रॉपर्टी। दिमाग में सेट कर लो, ये प्रॉपर्टी इज नॉट सेफ, आप एक बहुत बड़ी खाई में गिरने जा रहे हो। क्लियर है बात ये? साथियों, वैसे भी इंडियन पर्सपेक्टिव में मैंने देखा है कि लोगों को बड़ी आदत है चैलेंजेस फेस करने की। ये चैलेंजेस आप जो फेस करते हो ना, बेसिकली मूर्खता है। उदाहरण के लिए बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी तेज से बहता हुआ आ रहा है, और आप जो है अपनी कार को कोशिश कर रहे हो पार करने की। इसमें क्या बहादुरी हो गई? ये मूर्खता है। भाई पानी कम है, या कोई ऐसा वे आउट निकालना है आपको कि जहां हम जान को सेव कर सकते हैं, वहां आप ट्राई कीजिए। पर जहां पर दिख रहा है कि मारे जाओगे, वहां पर ट्राई कर रहे हो, तो ये मूर्खता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट एंड पार्सल कि आप चैलेंज को जो है फेस कर रहे हो। क्लियर है बात ये? तो पहला अध्याय हमें दिमाग में सेट करना है, सेव योर प्रॉपर्टी। दूसरी बात है कि जब आप शादी करते हो तो आपकी वाइफ के पास प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी पूछते हो उससे? आप कभी नहीं पूछे? बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने थे, कोई चक्कर तो नहीं था तुम्हारा, तुम शादी तो अपनी सहमति से कर रहे हो, यही हम पूछ के आ रहे थे उससे। अरे उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, क्या काम करा उसने, निकम्मे तो नहीं है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, पहले कहाँ जॉब करी, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। अगर नहीं होगा मालूम तो क्या मतलब फिर? भाई लड़की आप ब्याह के ला रहे हो, दिमाग में चीज़ सेट कर लो, वो लाइबिलिटी है, केवल धोखा है, छलावा है। वो घर में आपके आ गई तो आपके गले में जो है बन गया ताबीज। जब तक घर में आपके है, घर की एक एक चीज़ पर उसका हक व अधिकार है। और अगर आपने सेफ्टी नहीं करी तो वो निगल जाएगी, सेफ्टी कर ली तो वो छू लेगी पर निगल नहीं पाएगी। क्लियर है बात है? तो इसलिए मैं कहता हूँ सेफ्टी जरूर करो। और एक बात जो है दिमाग में सेट कर लो कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप केस को लड़ रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं कि वाइफ के नाम कितनी प्रॉपर्टीज है, उसके पास कितनी FDRs है, कितनी सेविंग्स है, उससे पहले कहाँ जॉब करी। जब वो दावे करती है तो वो कोर्ट में सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूँ, मुझे जो है मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो आपको वो जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंसर्न लड़की है उसका क्वालिफिकेशन क्या, उसका डॉक्यूमेंट क्या, उसको ले लो। अगर नहीं लोगे तो बाद में जो है मारे जाओगे। डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते नहीं है, और बगैर डॉक्यूमेंट के लड़ना अपने आप में जो है मूर्खता है। क्लियर है? इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है जो उनके पिता के नाम पर है, अल्टीमेटली वो लड़की भी है, उसका भाई भी है, उसकी और बहनें भी हैं, उसकी माँ भी है, सब में जो है प्रॉपर्टी इक्वल बढ़ जाएगी बाप के बाद में। तो विशेष कारण क्या है कि एक पिता जो है अपनी बेटी को कोई राइट प्रॉपर्टी में देना नहीं चाह रहा है। तो इक्विटेबल राइट्स की जो है मैं बात करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा पेट में होता है ना माँ के, उस तक के राइट जो है प्रॉपर्टी में क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके अपने राइट्स को लेने के लिए आप चुप क्यों बैठे हो? आपका राइट क्या है कि एक्सेसिव मेंटेनेंस ना मिले वाइफ को। क्लियर है? अगर वो गलत है तो मेंटेनेंस ना मिले, पर कैसे करोगे प्रतिकार? बगैर प्लानिंग के, बगैर फैक्ट्स के, बगैर रिसोर्सेज के। तो ये भी आपका पार्ट एंड पार्सल है होमवर्क का कि वाइफ के नाम कितनी प्रॉपर्टीज है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। और इसके अलावा जो उसके पिता की प्रॉपर्टी है जो अल्टीमेटली वो इनहेरिट करेंगी ऑन इक्विटेबल बेसिस एंड फर्दर ऑन लीगल बेसिस आफ्टर इज दैट। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर उसके पिता ने विल लिख दी है और प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाह रहा है तो वो हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे मांग सकती है? इस पॉइंट को भी रेस कीजिए। और इसके अलावा एक बात जो है विशेषता ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां जो है अपने भाई के नाम या अपनी बहन के नाम जो है प्रॉपर्टियां छोड़ देती हैं, जिसको हम कहते हैं डीड ऑफ रेलिंक्विश, हक त्याग पत्र। अगर ऐसा भी है तो उसकी कॉपी जो है तुरंत ऑब्टेन कीजिए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो दावे करेंगे बड़े बड़े आपके ऊपर। जब तुम खुद दान पुण्य कर रही हो, प्रॉपर्टी अपने भाई को दे रही हो, तो छीन लो उससे। प्रॉपर्टी क्यों दी अपने भाई को आपने? उसमें क्या लिखा था आपने कि हम हष्ट-पुष्ट हैं, हम खुद पे डिपेंड हैं और हमारा सुखी परिवार है। अल्टीमेटली क्या हो गया? परिवार टूट गया, सुख तो रहा नहीं। तो जो सुख का साधन है आपका जब चला गया, तो जो दुख का साधन है बेसिकली जो प्रॉपर्टी है जो अब काम आएंगी आपके, क्लियर है, तो उसको लेने में हर्ज भी क्या है।
तो इस चीज़ में विशेष जो है अपने को जोर देना है कि पहली बात तो सेव कर लो अपनी प्रॉपर्टी बाय क्रिएटिंग अ फैमिली ट्रस्ट, और दूसरी बात जो प्रॉपर्टी है उनको मिलेंगी बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस या बाय द वे ऑफ इक्विटेबल ओनरशिप, उस पर जो है आपको जोर देना है और हर एक चीज़ को जो है टारगेट करते हुए चलना है अपने को। शर्म कहीं नहीं करनी, जिसने पाली शर्म उसके फूटे करम, दिमाग में सेट कर लो बात ये। तीसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि शादी के टाइम पर लड़की वाले क्या करते हैं कि पैसे जो है डालते हैं हमारे खाते में कि भाई आप इंतजाम कर लीजिए समझी साहब, और हम तो जो है आ नहीं पाएंगे, और आपका दीजिए खाता नंबर, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और आप भी क्या खाता हमको दे दोगे, 9 लाख जो है ट्रांसफ़र कर देंगे आप खाते में आपके, या 10 लाख डाल देंगे, वहीं कर्म फूट गए आपके। बाद में इसी अमाउंट को मान देंगे वो कि भाई ये अमाउंट जो है हमने दहेज के रूप में दे दिया, हमको तंग किया गया। जिंदगी में कसम खा लो, मरते मर जाना, किसी भी रूप में लड़की वालों से अपने खातों में जो है पैसे मत लेना। अगर ले लिए और आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए तो आप ही मारे जाओगे। अगर जॉइंट वेंचर है तो बेसिकली आप एक मेल कर दो उनको, उसमें ले दो कि भाई शादी में इतना खर्चा है, एक जॉइंट वेंचर है जिसके लिए आप सहमत हैं, तो गिव योर कंसेंट। उसके बाद जो जो लोग हैं जो इस इवेंट में शामिल होंगे, हलवाई है या जहां बुकिंग करी है, उनके अपने QR कोड्स हैं, अपने जो है अकाउंट नंबर है, सीधा अकाउंट नंबर लो उसमें डाल दो और उनसे रिसिप्ट लेके उसको भी जो है मेल कर दो। वो काम पक्का कर दिया आपने कि एवरीथिंग इज अकाउंट फॉर, और अब कोई भी जो है शक और गुंजाइश का आधार नहीं बनता है कि आपने जो है किसी भी दहेज को मांगा हो और दहेज की राशि को जो है आपने हड़प कर लिया हो। क्लियर है? तो अपनी सेफ्टी जो है अपने को बचाएगी, और कोई कितना ही कह ले आप नहीं बच पाओगे। अब आप शादी में जो है अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, वो नाच रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जब संकट आएगा ना तो यही वो लोग होंगे जो भाग जाएंगे पतली गली से। उस समय काम क्या आएगा? आपका अपना पैसा, आपकी अपनी समझ। शादी में जो है हमें कम वेस्टेज करना है, ये भी एक प्लानिंग है मेंटेनेंस की, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो। उस समय 20 लाख 30 लाख खर्च कर दिए, रोने कौन आएगा बाद में? कोई नहीं आएगा। उस समय आप भी जो है पछताओगे, आपके घर वाले जो है साथ दे देंगे आपका, और अंतोगत्वा आप किसी वकील के पास जाओगे या लीगल हेल्प लोगे, आपको पैसा जो है बियर करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर जो है मारे जाओगे आप, क्योंकि लिटिगेशन में आज के टाइम में हमें अच्छे वकील रखने पड़ेंगे। अगर नहीं रख पाएंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। क्लियर है बात ये? साथियों, मेन बात यह है कि अगर हम सैलरी से कमा रहे हैं पैसा, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हमें सिखाया जाता है कि 10वां आपको देना पड़ेगा दान में, सिखाते हैं ना अपने को कि 10% जो है भगवान का है। एक बात दिमाग में सेट कर लो कि 25% जो है लुगाई का है। 25% तो वो लेके रहेगी आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए। बचना कैसे है इससे आपको कि बर्डन दिमाग में नहीं आए? सबसे पहले आप एक अलग खाता खोल लो, अलग सेविंग खाता खोल लो, उसमें आप अपनी इनकम का 25% जो है ट्रांसफर कर दो। उसका बेनिफिट क्या है कि कभी भी लफड़ा हो गया तो आप सिक्योर हो कि आपके पास एक प्रॉपर जो है फंड्स तैयार है। अपन SIP करते नहीं करते? क्या होता है SIP के अंदर कि पैसा कटते जा रहा है और जमा होते जा रहा है। जब एक लमसम अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसको ले सकते हो। भाई आपकी मान लीजिए इनकम है 1 लाख रुपए, आपने भगवान का नाम लेकर 20,000 जमा कर दिए खाते में, कोई छीन नहीं रहा पैसे आपसे। क्लियर है? पर संकट आ गया तो वो 20,000 रुपये कम से कम काम तो आ जाएंगे आपके। और अगर संकट नहीं आया तो पैसे इकट्ठे भी हो रहे हैं, उस पर जो है आपको ब्याज ही मिल रहा है सेविंग खाते का, और जब लमसम अमाउंट हो जाएगा तो बाद में विड्रॉ कर लेना, उसकी FD करा लेना। कहने की बात यह कि मेंटेनेंस को अगर इस तरह से प्लान नहीं करा तो बाद में जो है मारे जाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि वाइफ ले सकती है 25% मैक्सिमम, ये तो फैक्ट है, पर उसको देना क्यों है, उसे लेना क्यों है, ये स्पष्टीकरण जो है देना पड़ेगा वाइफ को। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लड़ने के पर्याप्त साध्य हैं। अगर वो केस कर भी देगी हम मेंटली प्रिपेयर हैं। क्लियर बात ये? तो पहली बात हम डिफेंड करेंगे, पर देना ही पड़ा तो आपके पास आपके जो मुसीबत के फंड्स हैं, क्लियर है, वो तैयार हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। उस समय क्या होगा कि अगर कोर्ट ने पैसा बांध भी दिया या कोर्ट ने खर्चे का ऑर्डर कर भी दिया, मान लीजिए कोर्ट ने कहा दीजिए 5,000 रुपये 10,000 रुपये, तो आपको टेंशन नहीं करना है, ऑलरेडी वी आर हैविंग सेविंग, वहाँ से विड्रॉ करना है या हमें जो है चेक काटना है और अपनी वाइफ को जो है पकड़ा देना है। इसके अलावा कोशिश ये करो कि जो आपकी माँ है, जो आपके पिताजी हैं, उनके नाम FD ज़रूर करा दो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो FD का ब्याज है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मान लीजिए कोर्ट ने खर्चा बांध दिया 5,000 रुपये, आपने 10 लाख की 20 लाख की FD कर दी, उससे ब्याज आएगा, तो उससे भी हम जो है इस तरह क्लेम को जो है काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट को मतलब ये नहीं कि पैसा कहाँ से लेके आए, कोर्ट को मतलब है कि मेंटेनेंस जो है पहुंच जाना चाहिए। एक बात जो है ध्यान रखना कि जब भी मेंटेनेंस कोर्ट अवार्ड कर रहा है तो मेंटेनेंस आपको एकदम पे नहीं करना है। क्लियर है? हमारे पास पूरा पैसा है, पूरा मसाला है, पूरा साध्य है। एक बात हम सेट कर लो, हमें मेंटेनेंस देना है टुकड़ों के अंदर। उदाहरण के लिए कोर्ट ने 10,000 खर्चा बांध दिया और उसको देख के आपकी हालत खराब हो जाती है। अरे घबराया मत करो, 10,000 का मतलब है कि 300 रुपये रोज का, मोटा मोटा ही हो गया। अब 300 रुपये का मतलब क्या है कि अपने पास एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो डिवाइड कर लो 300 को अब 24 से, कितना आ जाएगा मोटा मोटा बताओ? 5-10 रुपये। अभी आपकी इच्छा क्या हो गई कि मैं मेंटेनेंस दूंगा पर टुकड़ों में दूंगा, करना क्या है? उसके लिए भी अलग सेविंग खाता खोल लो। क्लियर है? 10,000 रुपये उसमें ट्रांसफर कर दिया अपन ने, आपके पास वाइफ का जो है अकाउंट नंबर है या UPI है, उसको अपन ने एक बार लिंक कर लिया। अब आपकी इच्छा पे सुबह बच गए 4, ये डाल दी 20 रुपये, फिर दोपहर में बजे 2, डाल दी 30 रुपये। उसको 2 पैसे देने पड़े, पर इस तरह से दो। को ये लगना चाहिए कि मैं मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर रही हूँ, मैं एक जिल्लत का अमाउंट जो है प्राप्त कर रही हूँ।
मैंने जो गलत किया है, जो मैंने गलत कर्म किए हैं, जो मैंने गलत जो पर्सपेक्टिव लिए हैं पैसा कमाने के, उसका मैं परिणाम जो है भुगत रही हूँ। अगर वो मेहनत कर लेती तो अच्छा रहता ना, उसने मेहनत नहीं करी तो हमें इसी प्लानिंग के साथ जो है उसको सबक सिखाना भी पड़ेगा। और एक बात ध्यान रख लेना, रीति में क्या है या कानून की विधि में क्या है कि मेंटेनेंस पे करना है आपको। एक टाइम दे रखा है 30 दिन का, तो 30 दिन में अगर आपने मेंटेनेंस पूरा पे कर दिया तो आप जीत में हो। 10,000 रुपये की अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं करनी है, सिंगल खाता है 10,000 ट्रांसफर करें उससे आप पे कर रहे हो, उसको रखना है साहब। आपने तो क्या अकाउंट स्टेटमेंट निकला, कोर्ट को जो है पकड़ा दिया कि भाई कोई भी अगर आपको पैसा कम मिला हो बहन, या कोई भी जो है आपको तकलीफ हुई हो, तो भाई ये रहा खाता और ये रहे आपकी डिटेल्स, आप चेक कर लो। और जो भी कम रह गया या कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो पाया, मान लीजिए 20 रुपये 30 रुपये, अभी कर देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो अपने को पूरा का पूरा देखो वर्कआउट करना पड़ेगा, बट एक प्लानिंग के साथ में। इस बात को जो है दिमाग में सेट कर लो। तो इसलिए अंतोगत्वा में बस यही बात कहना चाहूँगा कि वी हैव टू प्रिपेयर। अगर हम प्रिपेयर नहीं है, शुरू से मेंटली वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो हमको जो है वो नुकसान फेस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक बात जो है नोट कर लीजिए कि अगर हम बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल है, इनके पास खुले इंस्ट्रूमेंट है। सैलरी में तो क्या आपके पास बंदिश है कि डिडक्शंस नहीं मिले या डेप्रिसिएशन नहीं मिला, जो अभी प्रोटोकॉल चल रहे हैं इनकम टैक्स के, पर वहाँ बंदिश नहीं है। आप खर्चा भी कर सकते हो, आप जो है अपना एक्सपेंडिचर भी जो है शो कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कमा रहा है सैलरी वाला ना, उसकी जो इनकम है वो बहुत खतरे में, क्योंकि उसकी इनकम पे टैक्स है। मान लीजिए वो घर में लिया है 12 लाख रुपए साल का, तो उस 12 लाख पे टैक्स लगेगा उसका। पर अगर हमने 12 लाख रुपए कमा लिया तो ये कमाई नहीं है, इनकम टैक्स कहता है कि ये टर्नओवर है। क्लियर है, ये पैसा खातों में आ गया, ये कमाई नहीं है आपकी, इनकम नहीं है। क्योंकि करना क्या है कि इसमें आपके खर्चे भी होंगे, आप बिजनेस को रन भी कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल चार्जेस। आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर भी है बिजनेस को लेके जो आप कर रहे हो, जिसकी छूट है बाकायदा में इनकम टैक्स कानून में। तो मेरा कहना है कि इसके बाद जो बचेगा वो है प्रॉफिट। उदाहरण के 12 लाख खाते में आ गए, क्लियर है, हमने खर्चा कर दिया मान लीजिए 6 लाख रुपए, तो बचा कितना 6 लाख रुपए, तो वो 6 लाख रुपए प्रॉफिट है, वो टैक्सेबल है। और यही प्रॉफिट पे वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो हुआ ना एक बेटर ऑप्शन। इसलिए कहता हूं कि बिजनेसमैन बनो, सक्सेसफुल रहोगे। आप प्रोफेशन बनो, सक्सेसफुल रहोगे। सैलरी वाला सक्सेसफुल है पर एक लिमिट तक, उस पर जो लाइबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, सरकार की भी और लुगाई की भी। भाई यहाँ तो क्या है, भाई इंडिविजुअली आपके पास कुछ भी नहीं है, क्लियर है, आप असेसी हो, क्लियर है। सारा का सारा पैसा कहाँ पर है, आपकी फर्मों के पास में। आपने एक LLP खोल ली, ये भी टैक्स प्लानिंग है। आपने एक कंपनी खोल ली, ये भी टैक्स प्लानिंग है, पर इसके साथ साथ ये प्लानिंग है मेंटेनेंस की भी। अब फर्ज कीजिए कि मान लीजिए कि मैं एक फर्म लेके बैठा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ मैं खुद का ही, और मेरे खाते में आ गए 1 करोड़ रुपए एज अ बिजनेसमैन, बट इन प्रोप्राइटरशिप स्कीम। तो मेरे वाइफ क्या बोले कि मेरा पति का कमाता है 1 करोड़ रुपए, क्लियर है बात ये। अब मेरे मान लीजिए खर्चे भी हो गए, या खर्चे मैंने करे ही नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं खुद से काम करता हूँ, मैं पूरे 1 करोड़ रुपए लेके बैठा हूँ। और मेरी वाइफ कितना क्लेम कर सकती है, 25% 1 करोड़ का, तो 25 लाख जो है झट से खींच के ले जाएगी मुझसे वो, क्लियर है बात ये। पर इसके विपरीत मैंने बना दी LLP, या मैंने कोई पार्टनरशिप फर्म बना दी, या मैंने कोई कंपनी बना दी जिसमें मेरे शेयर होल्डिंग बहुत कम है, तो मैंने सारा का सारा पैसा कहाँ डाइवर्ट कर दिया, 1 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर। तो मेरे पास इंडिविजुअली क्या है, जीरो। मैं हूँ ठंडन गोपाल, सब कुछ कंपनी के पास में। अब मैं करूँगा सैलरी ड्रॉ, साल की 5 लाख रुपए। क्या मुझे कानून में जो है मनाही है इस बात की? उत्तर है नहीं। तो मेरी वाइफ सिर्फ 5 लाख की हद तक जो मेरी सैलरी है वहाँ पर जो है मेंटेनेंस क्लेम करेगी, पर 25% उसकी हद होगी। अब इसी केस में हम लेते हैं, अगर हम निकालते हैं 5 लाख का 25%, तो कितना आएगा, 1.25 लाख रुपए साल का। तो कहाँ 25 लाख था और कहाँ हो गया 1.25 लाख। तो मैंने इससे एक प्लानिंग करी, पर मेंटेनेंस क्लेम को मैंने बहुत मिनिमाइज कर दिया। कितना फायदा हो गया। तो जो भी खर्चे हैं फर्म से करते रहो ना, किसने मना किया आपको, वो जायज़ खर्चे हैं, क्योंकि वो खर्चे हो रहे हैं फर्म के ब्याह पर फॉर बिजनेस यूज, जिसके डिडक्शन 100% हमें अलाउड है इनकम टैक्स कानून के अंदर भी। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है, क्लियर है। पर उस काम के साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी भी करनी होगी। अगर सेफ्टी नहीं करी तो जो मेहनत हमारी है, जो दिमाग हम लगा रहे हैं, वो ये दुष्ट खा जाएंगे, ये गिद्ध जो है हमारी प्रॉपर्टी भी खा जाएंगे और पैसा भी खा जाएंगे। तो सेव योर प्रॉपर्टी एंड सेव योर मनी, अदरवाइज क्या होगा, नुकसान आप खा जाओगे। आज आप जागरूक नहीं हो और आप पर टैक्स की लायबिलिटी आ गई, तो कोई आपकी हेल्प करेगा, खुद से पे करना पड़ेगा ना आपको। पर आप जागरूक हो, आप टैक्स को प्लान कर रहे हो, तो आप टैक्स को सेव कर लोगे। ये आप चोरी नहीं कर रहे हो, ये आपकी अपनी मेहनत का पैसा है जो आप सेव कर रहे हो, क्लियर है बात ये। तो ऐसी मेंटेनेंस है। रात को कौन जगे, आप। मेहनत किसने करी, आपने। किसने जो है संघर्ष किया, आपने। पर मजे कौन ले गई, वो छोरी, जिसे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ बहाने बाजे कर रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, वुमेन एम्पावर, गर्ल पावर। है क्या वो? अगर इतना दम था तो काम कर लेती ना बैठ के, नहीं कर रही काम वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़की पढ़ी लिखी लाओ और प्रोफेशनल लाओ, जिसके पास पूरे के पूरे जो है योग्यता हो काम करने की, और पहले वो काम करी भी हो, क्लियर है बात है। अगर वो काम करी भी, महिला नहीं हुई, या अभी वो काम नहीं कर रही है, बिल्कुल बेरोजगार महिला लिया है, तो वहाँ तकलीफ आप ही पाओगे। गाँव के गंवार लिया है, 10वीं पास लिया है, आप ही मरोगे। ये सब इससे प्लानिंग के कि लड़की का सिलेक्शन कैसे करें,
फिर लड़की की क्वालिफिकेशन क्या हो, फिर लड़की की अर्निंग क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास असेट क्या है, ये सब आपको चुनना पड़ेगा। आप शर्मा शर्मी कर गए कि लड़के दिखा दी मामा जी ने, अरे भाई खुश हो गए, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा जी, मारे जाओगे, समस्या आएगी, मामा जी भाग जाएंगे, समस्या आ गई पड़ोसी भाग जाएगा, आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप चाहे बिजनेसमैन हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, प्लानिंग कर लो। इनकी प्लानिंग अलग तरीके से, जो सैलरी वाले हैं उनकी प्लानिंग अलग तरीके से, पर क्या करनी है कैसे करनी है ये मैंने आपको जो है समझा दिया। अब भी आप नहीं जागे तो मरो जाके फिर। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे तलाक अभी हुआ है चाहे नहीं हुआ है, जग जाओ अभी से और प्लानिंग शुरू कर दो। अगर प्लानिंग कर ली तो बच जाओगे, और आपकी यही प्लानिंग आपको आगे आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए सहायक जो है साबित होगी। इसलिए घबराए नहीं, प्लानिंग कर लेंगे, बच जाएंगे, एंड वी हैव टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।